गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग अपनी संचयन पाठ पुस्तक का प्रथम पाठ एक हरिहर काका का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले मैंने आप लोगों को ग्रामर के लेसन पढ़ाए थे, पदबंध पढ़ाया था। अपनी इस वर्ष पाठ पुस्तक में हम लोगों ने कबीर की साखी, मीरा, बड़े भाई साहब आदि का अध्ययन किया था, जो आपके पीरियोडिक 1 के टेस्ट में पूछे जाएंगे जिस पाठ के अंतर्गत से। बच्चों, ये संचयन पाठ पुस्तक का प्रथम पाठ जो हम लोग पढ़ेंगे आज, हरिहर काका, इसके लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। हम लोग पाठ से पढ़ने से पहले लेखक के बारे में कुछ जानते हैं, अपनी पुस्तक में देखेंगे इनका जीवन परिचय। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर को बिहार में भोजपुर जिले के बैसाडी गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है बिहार के बैसाडी गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी की। इन्होंने हिंदी विषय से एमए किया, उसके बाद पीएचडी डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। अध्यापन कार्य मीन्स पढ़ाने का कार्य आरंभ किया। ये इस समय आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत है। अपने लेखन से इन्होंने सोवियत लैंड, नेहरू पुरस्कार सहित कई पुरस्कार लिए हैं। वर्तमान समय में ये लेखक जो है आरा विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और इन्हें सोवियत लैंड, नेहरू पुरस्कार सहित बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। इनकी रचनाओं को देखें। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, कहानी संग्रह है, झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं, उपन्यास। प्रेम न बाड़ी उपजे और अंत नहीं इनकी उपन्यास है। इनके साहित्य की क्या विशेषताएं हैं? इन्होंने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उभरा है। जो कहानी इन्होंने लिखा है उसमें ग्रामीण अंचल को बहुत ही अच्छे से इन्होंने दर्शाया है। इन्होंने आजादी के बाद गांव के बदलते परिवेश के कारण ग्रामीण जीवन और संस्कृति में आई भयावहता, जटिलता और गिरते मानवीय मूल्यों का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। इन्होंने आजादी के बाद जो गांव में बदलता परिवेश, आजादी के पहले कैसे लोग रहते थे और आजादी के बाद की क्या स्थिति थी, कैसे क्या माहौल था हमारे देश का, गांव के ग्रामीण परिवेश का, उसका ग्रामीण जीवन और संस्कृति में आई भयावहता, जटिलता और गिरते मानवीय मूल्यों का सूक्ष्मता से वर्णन किया है कि जो मानव मूल्य जो गिरते जा रहे हैं उनका भी सूक्ष्मता से वर्णन किया है। बदलाव के नाम पर प्रेम भावना, आपसी भाईचारा, आम लोगों के शोषण के नए तरीके, सभी सामाजिक विषमताओं का वर्णन इन्होंने इतने स्पष्ट रूप में किया है कि जैसे पाठक स्वयं उपस्थित हो। देखिए बच्चों, इन्होंने बदलाव के नाम पर प्रेम भावना, भाईचारा, ये सारी चीजें जो है, लोगों का शोषण कैसे हो रहा है, इन सब चीजों को इतना बखूबी से अपनी कहानी में दिखाया है कि हमें कहानी पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारे सामने लेखक खड़े हैं। उनकी रचनाओं का मूल स्वर राष्ट्रभक्ति, देश, समाज, गांव को सुखी, समृद्ध और सुसंस्कृत बनाने का है। इनकी रचनाओं का मूल जो है स्वर है, क्या है कि राष्ट्रभक्ति, देश और समाज को खुशहाल और सुख समृद्ध बनाने का है। इनकी हर रचना में इनका व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। इनकी रचनाएं अंतर विरोधों को बड़ी स्पष्टता से दर्शाती हैं। इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो इनके रचनाओं से ही इनके व्यक्तित्व की पहचान हो जाएगी, यानी इनके रचनाओं में इनका व्यक्तित्व झलकता है। अब हम लोग इनकी भाषा शैली देखेंगे। ये जो रचना लिखते हैं इनकी भाषा शैली कैसी है? इनकी भाषा शैली आत्मपरक, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक सभी प्रकार की है। यानी आत्मपरक है, अंदर से गहराइयों को लेते हुए उन्होंने भाषा में का निचोड़ प्रस्तुत किया है, कहानी में विश्लेषण किया है, वर्णन किया है किसी चीज का बहुत अच्छे से, और ऐतिहासिकता को भी दर्शाया है। इनकी भाषा सहज, सरल और बहुत रोचक है।
ये गहरी से गहरी बात स्पष्ट और सहज ढंग से कह देते हैं। इनकी भाषा सरल, सहज और रोचक है। पढ़ने में सरल भी है, हमको समझने में बहुत कठिनाई नहीं होगी, और रोचक भी है। जो कहानियाँ हम लोग पढ़ेंगे उसमें हमको इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगी। इनकी रचनाएं सजीव, सटीक, सुगठित तथा मर्मस्पर्शी है। मर्मस्पर्शी यानी दिल को छूने वाली मर्म। तो इनकी जो रचनाएं हैं सजीव है। कैसा बोला गया कि ऐसा लगता है कि जैसे लगता है लेखक हमारे सामने उपस्थित हो, यानी सजीवता दर्शाती है इनकी कहानियां। सटीक, सुगठित तथा मर्मस्पर्शी है। भाषा प्रौढ़ एवं प्रांजल है। बिंब विधान, प्रतीक, योजना, मुहावरे, लोकोक्तियां। इनकी रचनाएं सजीव, सटीक, सुगठित तथा मर्मस्पर्शी हैं। भाषा प्रौढ़ एवं प्रांजल है। बिंब विधान, प्रतीक, योजना, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि सभी का प्रयोग बड़े भावपूर्ण तरीके से किया है। इन्होंने बिंबों का प्रयोग और प्रतीकों का प्रयोग, मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग, जिससे कहानी में रोचकता आए और पढ़ने में लोगों को का उत्साह बढ़े और कहानी रोचक लगे। इसलिए इन सभी लोकोक्तियों, मुहावरों आदि का प्रयोग जो है बड़े भावपूर्ण तरीके से किया है। बच्चों, हम लोग मिथिलेश्वर के बारे में जाने। अब हम लोग कहानी हरिहर काका जो पढ़ेंगे, इसका संक्षिप्त में मैं आपको बताती हूँ कि क्या कहानी है। बच्चों देखिए, घर जो है, परिवार वह स्थान है जहाँ पर क्या होता है कि आदमी सुख, दुख, खुशी, अपने दिल की कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना होती है, बीमारी होती है, कोई शुभ अवसर होता है, ये सब एक दूसरे पे को काम आते हैं, मौके पे जो है काम आते हैं। तो घर परिवार वह स्थान है जहाँ पर सुख, दुख, खुशी, गम, दुर्घटना, बीमारी अवसरों पर सबको एक दूसरे की काम आने की शिक्षा मिलती है कि परिवार के साथ हम हैं तो हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हैं। और मंदिर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल ऐसा होता है कि वह स्थान है जहाँ इस भावना को अपनों से कहीं आगे प्राणी मात्र तक फैलाता है। लोग श्रद्धा से जाते हैं मंदिर में और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और ईश्वर में विश्वास करते हैं और अपना नतमस्तक करते हैं वहाँ पर। परंतु इस पाठ में क्या दिखाया गया है कि स्वार्थ लोग, यानी जो लालची, स्वार्थी जो लोग होते हैं, लालची लोग हैं, वो आज समाज में क्या है, आज का समाज कैसा है, लोग स्वार्थी हो गए हैं और हिंसक है। किसी से भी किसी का अगर संबंध है तो किसी न किसी स्वार्थ बचा है। तो प्रस्तुत कहानी में बताया है कि स्वार्थ लोलुप और हिंसक बनते जा रहे हैं आजकल, और यथार्थवादी जो युग है, किस प्रकार काका के लिए घर तथा मंदिर काल और विकलांग बनते जा रहे हैं। जो यथार्थवादी युग है, ये इस युग में बताया गया है कि जो उनका घर परिवार है किस प्रकार इनके लिए काल बन गया। लोग कहते हैं ना, परिवार होता है तो दुख और सुख बांटो, लेकिन इनके लिए परिवार ही एक काल बन गया। दोनों ही साम, दान, दंड तथा भेद नीति अपनाकर अपनी जायदाद प्राप्त करने के लिए इंसानियत को ताक पर रख दी। यानी इसमें यहाँ पर कहानी में दिखाया है कि एक मंदिर रहती है, उसमें उसके पंडित जी लोग रहते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, वो लोग और अपने भाई लोग, दोनों लोग साम, दाम, दंड, भेद सभी का प्रयोग करते हुए हरिहर काका की जमीन जायदाद को हड़पने का प्रयास किया। तो बच्चों, पाठ को हम लोग जान गए। अब प्रस्तुत पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। आप अपनी पुस्तक को ध्यान से देखिए। बच्चों, तो कहानी का सारांश मैंने आप लोग को समझाया। अब आप लोग देखिए कहानी को। हरिहर काका कथाकार मिथिलेश्वर द्वारा जो ये रचित मार्मिक कथा है, ये जमीन जायदाद के कारण आदमी अपने को से भी पराया हो जाता है। जमीन जायदाद ऐसी चीज है कि ये आपस में क्या करती है, दुश्मनी पैदा करती है। उसे किस प्रकार समाज में कष्ट उठाने पड़ते हैं, इस कथा में इसी का उदाहरण है कि अपने तो होते हैं
लेकिन जमीन जायदाद के लोग बस अपने भी पराये हो जाते हैं और उनके साथ भी बुरा व्यवहार लोग करते हैं। इसी को कहानी में दिखाया गया है, किस प्रकार हरिहर काका के परिवार वाले हरिहर काका के साथ व्यवहार किए। पहला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, हरिहर काका और कथावाचक का संबंध। कथावाचक और हरिहर काका का संबंध, कथावाचक मीन्स लेखक, लेखक और हरिहर काका का क्या संबंध था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कथाकार का घर हरिहर काका के पड़ोस में होने के कारण उनका आपस में काफी नजदीकी संबंध था। जो हरिहर काका हैं उनका और कथाकार यानी लेखक जो है उनका घर अगल बगल ही था और उनके पड़ोसी थे, इसलिए आपस में एक दूसरे को वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे। काका ने कथाकार को बचपन से ही बहुत प्यार किया था। काका यानी हरिहर काका जो थे कथाकार को बचपन से ही बहुत प्यार किए थे, यानी जैसे बचपन में बच्चों को लोग खिलाते हैं आसपास के पड़ोस के, उसी तरह जो है लेखक को हरिहर काका बचपन में बहुत खिलाया करते थे, प्यार करते थे। काका की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए भी वे कथाकार को प्यार करते थे। काका कथाकार को अपने मन की सभी बातें खुलकर बता देते थे। लेखक को प्यार करने के पीछे एक ये भी कारण था कि हरिहर काका जो प्रस्तुत पाठ में है उनकी कोई संतान नहीं थी और वो लेखक को बहुत प्यार करते थे और अपने मन की सारी बातें जो है वो बता देते थे। अब एक समय ऐसा आता है जो कथाकार बहुत चिंतित हो जाते हैं हरिहर काका को देख करके। क्या होता है, हरिहर काका ने अब अपनी परेशानियों के कारण कथाकार से बात करनी बंद कर दी। एक समय ऐसा आया कि हरिहर काका जो है कथाकार यानी लेखक से बातचीत करना बंद कर दिया, एकदम शांत हो गए, वे मौन हो गए, कोई भी बात नहीं करते थे। इसी कारण कथाकार को चिंता हो गई, वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए जिससे काका की यह हालत हो जाए। काका को उनके परिवार के लोगों ने तथा धार्मिक समुदाय ने इतने दुख दिए कि वे चुपचाप रहने लगे। देखिए, काका और लेखक का बहुत ही अच्छा संबंध था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि काका जो है हरिहर काका अचानक एकदम शांत पड़ गए, मौन हो गए, तो लेखक बहुत परेशान हुए। लेखक यह कारण जानना चाहते थे कि हरिहर काका के मौन होने का कारण क्या है, कि जो है हमारे समुदाय के लोग, समाज के लोग, सभी लोग जो है इनको क्या किए, इनके साथ क्या ऐसा किए कि जो एकदम शांत हो गए। उन लोग इतना उनको दुख दिए थे कि हरिहर काका एकदम मौन हो गए थे। अब हम लोग इस पाठ में देखेंगे ठाकुर बाड़ी थी। ठाकुर बाड़ी थी यानी वहां पर महंत लोग रहते रहे। जैसे धार्मिक स्थल होता है ना, सभी गांव में पूजा पाठ का एक स्थल होता है, वहां पर क्या होता है, लोग गांव के लोग पूजा चढ़ाने जाते हैं, मंदिर है, तो हम लोगों की मान्यता होती है कि घर में कोई शादी है, प्रोग्राम है, बच्चे हुए हैं, कोई भी जमीन मकान खरीदा गया है, कोई कुछ हुआ है, तो वहाँ पर लोग पूजा करने जाते रहे, मन्नत मांगते थे और हाथ जोड़कर वहाँ पर मंदिर में दर्शन करने जाते थे। उसी प्रकार हरिहर काका के गांव में भी एक ठाकुर बाड़ी थी। गांव में स्थित पूजा स्थल का नाम ठाकुर बाड़ी था। इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना किसने की, किसी को पता नहीं। ये जो ठाकुर बाड़ी थी इसकी स्थापना किसने की, यानी मंदिर जो बना था वो कैसे बना, किसने बनाया, किसी को पता नहीं था। वर्षों पहले एक संत यहाँ आकर रहने लगे थे। धीरे धीरे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवा दिया। सबके साथ आबादी बढ़ती गई और मंदिर का भी विस्तार होता गया। ये पता नहीं मंदिर कैसे बनी, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत समय पहले जो है एक महंत जी आए थे ऐसे ही, और उन्होंने चंदा इकट्ठा करके मंदिर बनवा दिया, संत साधु आकर के। और जिस प्रकार गांव में लोग बढ़ते गए, गांव के लोगों की संख्या बढ़ती गई और उसी तरह मंदिर भी पॉपुलर होता गया, प्रसिद्ध होता गया। धीरे धीरे मंदिर भी लोगों की श्रद्धा जागने लगी। अब देखेंगे कि मंदिर तो बनी, लेकिन इसका गांव के लोगों में क्या महत्व था, ठाकुर बाड़ी को किस दृष्टि से गांव के लोग देखते थे। तो देखिए, गांव में ठाकुर बाड़ी का विशेष महत्व था। लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले यहाँ मनौती मांगने आते थे। लोगों का ठाकुर बाड़ी पर अटूट विश्वास है।
ठाकुरबाड़ी के नाम काफ़ी जमीन है। इसका संचालन एक धार्मिक समिति करती है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन चलता रहता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुरबाड़ी के द्वारा लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय ठाकुरबाड़ी के द्वार लोगों के लिए खोल दिया है। यानी जैसे बोले ना कि गांव में लोगों की श्रद्धा होती है, किसी मंदिर में, कोई देवी का मंदिर या भगवान जो भी होते हैं, लोगों की श्रद्धा होती, उसी तरह ठाकुरबाड़ी के लिए भी जो उस गांव वाले थे, हरिहर काका के गांव वालों में बहुत अपार श्रद्धा थी। लोग किसी भी काम के लिए तुरंत ठाकुरबाड़ी में मनौती मानाते रहे। वो काम पूरा होता रहा तो वहाँ चढ़ावा चढ़ाते थे। घर में बच्चे होते थे, जमीन जायदाद खरीदाती थी। यहाँ तक कि घर में जब फसल पहली कटती थी तो उस कटी हुई फसल का भी कुछ हिस्सा ले जा करके ठाकुरबाड़ी में दान कर देते थे। और ठाकुरबाड़ी जब कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, कभी परेशानी में गांव होता था, तो उसका द्वार लोगों के लिए खुला रहता था। और वो ठाकुरबाड़ी का संचालन एक समिति संस्था के द्वारा किया जाता था। उसमें साधु महंत जी लोग रहते थे, वो लोग उसको चलाते थे। ठाकुरबाड़ी के प्रति कथाकार का क्या नजरिया था, इसको देखिए। जैसे गांव के सभी लोग ठाकुरबाड़ी जाते थे, वैसे ही कथाकार भी कभी कभी ठाकुरबाड़ी चले जाते थे, भजन कीर्तन में जाते थे। उनको वहाँ रहने वाले साधु संत अच्छे नहीं लगते। उनके विचार में ये लोग काम धंधा तो कुछ करते नहीं, हाँ ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर सुबह शाम अच्छा खाना खाते हैं। वे लोग दिन भर लोगों को बातों से ही बेवकूफ बनाते हैं। जो ठाकुरबाड़ी थी हरिहर काका के गांव की, वो कथानक को या कथावाचक को जो एकदम पसंद नहीं करते थे उसको लेखक, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो भजन कीर्तन करते हैं और इसी बहाने चढ़ावा आता है, लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, वो लोग खाते पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं। ये उन लोगों का धंधा है। हरिहर काका का के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि ये अभी तक हम लोग पढ़े कि लेखक अब हरिहर काका। हरिहर काका का परिवार गांव में रहता था। जो है वे 4 भाई थे। हरिहर काका का हम लोग परिचय देखते हैं। कितने भाई थे? वे 4 भाई थे। हरिहर काका को छोड़कर सभी भरा पूरा है परिवार है। हरिहर काका की 2 शादियां हुई, मगर दोनों ही पत्नियां बिना बच्चा जने स्वर्ग सिधार गईं। काका की अपनी औलाद नहीं है। वे अपने भाइयों के साथ रहते हैं। उनके परिवार के पास 60 बीघे खेत थे। प्रत्येक के हिस्से में 15 बीघे जमीन आई। हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन है। इस जमीन पर उनके भाई नजर जमाए बैठे हैं। हरिहर काका के बारे में देखिए, उनके 4 भाई हैं। उनका एक भरा पूरा परिवार है। लेकिन हरिहर काका की 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों पत्नियों को बच्चे नहीं हुए। और बाकी उनके जो भाई लोग थे, उनका परिवार भरा पूरा था। गांव में लोग रहते थे। उनके घर में 60 बीघा जमीन थी। एक एक भाई के हिस्से में 15 बीघा जमीन आती थी। और लोग जो है अपना आपस में रहते थे। लेकिन काका की 15 जमीन पर उनके भाई की नजर लगी थी। साथ में तो रखते थे, लेकिन उनके भाइयों की नजर जो है काका के जमीन जायदाद पर थी कि किसी तरह उनकी जमीन को हड़प लिया जाए। उसके लिए क्या किया, कैसे किया, इसको पाठ के हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्या क्या देखें कि पहले कथावाचक का कैसा संबंध था, जो लेखक का और हरिहर काका का। फिर हम लोगों ने देखा कि काका के प्रति जो है लेखक को चिंता क्यों हुई। अचानक हरिहर काका शांत हो गए तो वो चिंतित हो गए। और फिर ठाकुरबाड़ी के बारे में हम लोग देखें कि ठाकुरबाड़ी का इतिहास कैसे, ठाकुरबाड़ी यानी जो मंदिर गांव की थी, किस प्रकार हुई, और ठाकुरबाड़ी के बारे में कथानक का नजरिया क्या था, कथानक क्या समझते थे, और हरिहर काका का परिवार क्या था। तो बच्चों, आज हम लोग कहानी के
इतने भाग को पढ़ लिए, यहाँ तक पढ़े हैं, आगे के भाग को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप कहानी को अच्छे से, पढ़ाए हुए भाग को अच्छे से पढ़ के अगली क्लास में आएंगे। धन्यवाद।